आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 14 में ट्रांसफार्मर के टॉपिक से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर है क्या, ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू से पढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे क्या कहा? फर्स्ट एमसीक्यू में वो आपसे कह रहा है अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। आपका जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। चार ऑप्शन आपको दे रहा है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एसी जनरेटर, नन ऑफ दीज। तो बेटा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब है, वो करेक्ट जवाब तमाम लोगों को पता होगा। करेक्ट जवाब है म्यूचुअल इंडक्शन। आप तमाम लोगों ने ट्रांसफार्मर पढ़ा है ना? अगर मैं इसकी रफ सी डायग्राम आपको दोबारा बना के दिखाऊं, ये डायग्राम आप तमाम लोगों ने रेगुलर क्लासेस में बनाई थी, मैं दोबारा से बना रहा हूँ ताकि मेरी बात रिकॉल हो जाए। ओके, इस तरह से मेरे पास दो कॉइल होती थी। एक कॉइल को आप बोलते थे प्राइमरी कॉइल, एक कॉइल को बोलते थे सेकेंडरी कॉइल। याद है ना? आप करंट चेंज करो प्राइमरी कॉइल में और ईएमएफ जनरेट हो बेटा आपके पास सेकेंडरी कॉइल में। इस तरह के इंडक्शन का नाम आप रखते थे म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर है ये वर्क करता है बेटा किस प्रिंसिपल पे? म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 के पास अगर मैं आऊं तो एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कह रहा, अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच स्टेप्स अप और स्टेप डाउन। बेटा स्टेप अप का मतलब तो आपको याद होगा ना? स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, यानी वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन का मतलब डिक्रीज करना, यानी वोल्टेज को क्या करता है? कम करता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है बेटा, आपका ट्रांसफार्मर हमेशा वर्क करता है एसी करंट के ऊपर। एसी करंट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। दो तरह के करंट होते हैं हमारे पास। मैं अगर दोनों करंट के नाम आपको बताऊं, एक कहलाता है एसी करंट जिसको आप बोलते हो ऑल्टरनेटिंग करंट, और एक कहलाता है डीसी करंट जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट करंट। ये आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन में भी पढ़ा था। मतलब इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल हो तो ये एसी करंट कहलाता है, और इस तरीके से अगर करंट हो तो ये कहलाता है मेरे पास डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर है बेटा, ये ट्रांसफॉर्मर सिर्फ वर्क करता है एसी करंट पे। अब आप देख लो, ट्रांसफार्मर वर्क करेगा एसी करंट पे, डीसी करंट पे वर्क नहीं करता। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने। तो आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर एसी करंट तो नजर नहीं आ रहा लेकिन एसी वोल्टेज नजर आ रहा है, होना अल्टरनेटिंग चाहिए यानी एसी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी यानी एसी वोल्टेज। तो ये एमसीक्यू नंबर 2 था मेरे पास जो मैंने आपको बताया। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? दो तरह के ट्रांसफॉर्मर थे, दोनों मैंने आपको बताए थे। दोनों के मैं रिलेशन जरा लिख के दिखा देता हूँ। एक दफा आज फिर लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को फिर हमेशा के लिए याद रहे। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। बेटा स्टेप अप में मैंने आपको बताया हुआ है, स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना। यानी पहला वाला कम होता है, बाद वाला ज्यादा होता है। यानी प्राइमरी का कम होता है, सेकेंडरी का ज्यादा होता है। जबकि स्टेप डाउन में मैंने आपको क्या बताया है? सर स्टेप डाउन में बताया है कि प्राइमरी का ज्यादा होता है और सेकेंडरी का क्या होता है? कम होता है। तो ये तो मेरे पास पहला स्टेप हो गया, सॉरी 1 पॉइंट ही रहेगा ये। दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन डायरेक्ट होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने? ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। अगर ईपी ज्यादा है तो एनपी ज्यादा होगा, और अगर ईएस ज्यादा है तो एनएस ज्यादा होगा। तो बेटा ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। क्योंकि यहाँ पे ईएस ज्यादा है तो ज्यादा होगा एनएस, और यहाँ पे क्योंकि ईपी स्टेप डाउन के अंदर ईपी ज्यादा है तो ज्यादा होगा एनपी और कम होगा एनएस। ये दूसरा रिलेशन है। जबकि तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। इसका जो रिलेशन आपस में नजर आ रहा है, ये रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। यानी उलट हो जाएगा, जहां पे ईएस ज्यादा है वहां ईएस कम हो जाए यानी आईपी कम हो जाएगा। ऐसे मैंने लिखा ना, एक जगह लिखा मैंने आईपी, एक जगह मैंने लिखा है आईएस। क्योंकि यहाँ पे ईएस ऑलरेडी ज्यादा है तो यहाँ पे बेटा इसका करंट का इनवर्स रिलेशन है। ये देखो ना, ईपी और आईपी का जो रिलेशन आ रहा है वो इनवर्स रिलेशन आ रहा है, यानी जो ज्यादा होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। सेम यहाँ पे मैंने लिखा आईपी और आईएस। दो दफा आपने लेफ्ट पे माउथ इसका ओपन किया हुआ था, तो करंट वाले में आप इसका अपोजिट कर दोगे यानी राइट पे ओपन कर दोगे। क्योंकि ये थ्योरी में आपने बात बहुत डेप्थ में पढ़ी हुई है तो मैं इसको दोबारा डेप्थ में नहीं समझाऊंगा। मैं आपको की पॉइंट के तौर पे बता रहा हूँ, आप भी इसको की पॉइंट के तौर पे याद करो। ये 6 एमसीक्यूज बनेंगे आपके पास। स्टेप डाउन के 3, स्टेप अप के 3 बनेंगे, स्टेप डाउन के 3 बनेंगे। अब इसमें से आप करेक्ट रिलेशन पहचान लो, कौन सा करेक्ट रिलेशन आ रहा है। अगर आप ये 6 पॉइंट याद कर लोगे तो एमसीक्यू आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखो ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता, उसने स्टेप डाउन की बात करी है,
स्टेप डाउन में जो मुझे रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है वो क्या आता है, कौन ज्यादा नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर ज्यादा नजर आ रहा है, एनपी ज्यादा नजर आ रहा है, और एनपी ज्यादा नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी मुझे नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखो, ऑप्शन नंबर बी में पढ़ो कौन ज्यादा है, एनएस ज्यादा है या एनपी ज्यादा है? तो आप बोलेंगे यस सर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में एनपी ज्यादा है और एनएस कम है। तो ये इसका करेक्ट जवाब था। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद मैं आऊंगा एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा विच डिवाइस विल बी यूज टू रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, किसको कम करना है? सर 11,000 वोल्ट है, इसको कम करके आपको कितना करना है, 220 वोल्ट करना है। अब आप देखो इसको वोल्टेज को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर थोड़ी यूज करते हो, ना ही जनरेटर यूज करते हो बेटा, इसके लिए तो आप जो चीज यूज करते हो वो है ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि वोल्टेज को कम करना है, इसका मतलब सर जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज करेंगे वो लाजमी तौर पे कौन सा होना चाहिए? सर वो ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए मेरे पास स्टेप डाउन। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद आपके सामने नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा आ ट्रांसफॉर्मर चेंजेस 10 वोल्ट टू 1000 वोल्ट, यानी पहला वाला वोल्टेज है 10 वोल्ट और बाद वाला वोल्टेज है बेटा 1000 वोल्ट। याद रखना हमेशा पहले वाले वोल्टेज को बोलोगे प्राइमरी, और प्राइमरी का मतलब ये हो जाएगा ईपी, क्योंकि पहला वाला हमेशा प्राइमरी होता है। पहले आपने प्राइमरी क्लास पढ़ी है ना, और बाद में आप सेकेंडरी में आए, यानी बाद वाले वोल्टेज को आप बोलते हो बेटा सेकेंडरी। तो ये हो जाएगा मेरे पास ईएस, तो एक ईपी मिल गया, एक ईएस मिल गया। आगे पढ़ो उसने क्या दिया, उसने दिया आपको 2000 टर्न्स। आप बोलेंगे सर 2000 टर्न्स तो दे रहा है, लेकिन टर्न्स कौन सी कॉइल में दे रहा है? सर टर्न्स दे रहा है सेकेंडरी में, मतलब हमें दे रहा है एनएस दे रहा है, और टर्न्स मांग रहा है प्राइमरी में, मतलब क्या निकाल के दिखा दो, एनपी निकाल के दिखा दो। आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला मेरे पास है ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। मैं वैल्यूज रखूंगा हर चीज की। बेटा ईपी की जगह पे आएगा 10, ईएस की जगह पे आएगा मेरे पास 1000, जबकि एनपी नजर आ रहा है, एनपी की जगह पे आएगा मेरे पास 2000, और मुझे चाहिए कौन, मुझे चाहिए है एनएस। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास वैल्यू, खैर मैंने मिस्टेक कर दी, एनपी सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे एनपी चाहिए था, एनपी की जगह बेटा एनपी क्योंकि मुझे चाहिए तो एनपी की जगह एनपी ही आएगा, जबकि एनएस मुझे दिया हुआ है तो एनएस की जगह पे बेटा आएगा मेरे पास कौन, 2000 आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत इतनी है नहीं, आप पहले नंबर को कैंसिल कर दो। बेटा ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, तीसरा जीरो से ये तीसरा जीरो कैंसिल, तो नीचे मेरे पास बचा 2। इस 2 को 10 से लाके आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा मेरे पास बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एनपी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एनपी आ जाएगा मेरे पास कितने टर्न्स, 20 टर्न्स आ जाएंगे। तो करेक्ट जवाब बेटा आप देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है, यानी फिफ्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कहा, उसने आपसे कहा द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 1 वोल्ट। आपको वोल्टेज दे रहा है प्राइमरी कॉइल का, और प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज का मतलब बेटा ये हो जाएगा मेरे पास ईपी, यानी वोल्टेज दे रहा है प्राइमरी कॉइल का। एंड द करंट तो इट इज 2 एम्पेयर, और इसी प्राइमरी का आपको करंट भी दे रहा है। बेटा करंट देने का मतलब वो आपको क्या दे रहा है, आईपी दे रहा है। अच्छा जी, आपसे मांग क्या रहा है, व्हाट इज द करंट थ्रू द सेकेंडरी, करंट बताओ सेकेंडरी का, मतलब क्या निकाल के दिखा दो, आई एस, करंट को आई से लिखते हो, सेकेंडरी का मतलब एस। वोल्टेज अक्रॉस इट इज, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, क्योंकि अब सेकेंडरी की बात चल रही है, इसका मतलब वोल्टेज भी किसका दे रहा है, सेकेंडरी का वोल्टेज दे रहा है। तो अब देखो आपको ईपी दे रहा है, आईपी दे रहा है, आईएस मांग रहा है, और ईएस आपको दे रहा है। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा ये देखो, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी, इनवर्स रिलेशन होता है। वैल्यूज को पुट कर दो बेटा, ईपी की जगह पे आएगा मेरे पास 1, नीचे लिखा हुआ है ईएस तो ईएस की जगह पे आएगा 10, बेटा ये ऊपर लिखा हुआ है आई एस तो आई एस तो मुझे चाहिए, और नीचे लिखा हुआ है आई पी तो बेटा आई पी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, 2 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बेटा 2 को 1 से लाके मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू आई एस,
कैलकुलेटर से 2 को 10 से डिवाइड करो तो आई एस का आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.2 एम्पेयर। यानी करेक्ट जवाब बेटा देख लो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो 6 एमसीक्यू का करेक्ट जवाब हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 देखिए। एमसीक्यू नंबर 7 में उसने कहा इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप का मतलब बढ़ाना। बेटा दो तरह के वोल्टेज है ना, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। स्टेप अप का मतलब बढ़ाना, यानी सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा, प्राइमरी वोल्टेज कम होगा। मतलब पहला वाला प्राइमरी वाला कम होगा, बाद वाला यानी सेकेंडरी वाला ज्यादा होगा। अच्छा उसने ई से नहीं लिखा हुआ, उसने वी से लिखा हुआ है, तो कोई मसले की बात थोड़ी है। अगर उसने ईपी और ईएस लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दो वीपी और वीएस, लेकिन ज्यादा तो कौन होगा, ज्यादा तो वीएस ही होगा। इसका मतलब ये होगा सर वीपी ज्यादा हो, वीपी कम होगा और ज्यादा कौन होगा, वीएस ज्यादा होगा। तो इसमें एमसीक्यू में जो करेक्ट जवाब अब आपको यहाँ पे नजर आएगा, अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपको वीवी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये वीपी होगा। यानी वीपी कम होगा, वीएस ज्यादा होगा। बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास इस एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 देखिए। एमसीक्यू नंबर 8 में आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। पहले तो ये डेफिनेशन आपको बता रहा है, एक डेफिनेशन आपको बता रहा है, ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन some heat is produced in the coil of the transformer when alternating current is supplied at its input। जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट को बेटा अप्लाई करते हो, ऑल्टरनेटिंग करंट अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, ऑल्टरनेटिंग करंट आपने देखा है ना इस तरीके का होता है। यानी पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, इस तरीके से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाती है, फिर ये कहलाती है नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर ये कहलाती है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और फिर ये कहलाती है नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी करंट जो है कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। करंट को चेंज करने का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इसको आप बोलते हो मैग्नेटाइजेशन, इसको आप बोलते हो मैग्नेटाइजेशन। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल है यानी नेगेटिव हो गया, तो अब ये कहलाएगा बेटा मेरे पास डीमैग्नेटाइजेशन। डी मैग्नेटाइजेशन, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो मैग्नेटाइजेशन, नेगेटिव हाफ साइकिल है तो डीमैग्नेटाइजेशन। यानी कभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, कभी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। इस चेंज की वजह से यानी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह से सम हीट इज प्रोड्यूस, कुछ हीट प्रोड्यूस होती है कॉइल्स के अंदर। इस तरह के लॉस को, अच्छा उसने आपको मेंशन भी किया हुआ है कि जब आप कौन सा करंट यूज कर रहे हो, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट यूज कर रहे हो, तो इस वजह से जो लॉस होता है हीट एनर्जी में, बेटा ये लॉस कहलाता है मेरे पास हिस्टैरिसीस लॉस। इस हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में हमारी बुक में बहुत कम लिखा गया है। इस तरह के इसके बारे में आप थोड़ा सा डेप्थ में आगे जाके पढ़ोगे, इसका ग्राफ भी आप बनाना सीखोगे। ये इंजीनियरिंग लेवल के ऊपर मैंने भी ग्राफ बनाया है, आप भी आगे ग्राफ बनाओगे। मैं ग्राफ थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह का ग्राफ होता है, अगर मुझसे सही बन जाए तो मैं कोशिश कर लेता हूँ। ये लीफ की तरह का इसका ग्राफ होता है, ये हिस्टेरेसिस कर्व कहलाता है। हिस्टेरेसिस कर्व। बहरहाल इस कर्व वगैरह को तो नहीं पढ़ना ना, इसके पॉइंट्स वगैरह आपको पढ़ने, सिर्फ एमसीक्यू आपको याद होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप इसका करेक्ट आंसर आसानी से लगा लोगे। एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कहा पर्पस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है। अब तो करेक्ट आंसर पहचान लो बेटा, इतनी दफा ये एमसीक्यू आ गया। आप बोलेंगे सर स्टेप डाउन के अंदर क्या होता है, दो तरह के वोल्टेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी वोल्टेज, एक होता है सेकेंडरी वोल्टेज। सर स्टेप डाउन के अंदर पहला वाला वोल्टेज ज्यादा होता है, बाद वाला वोल्टेज कम हो जाता है। स्टेप डाउन मतलब वो कम कर देता है। कम करने का मतलब बेटा ये हो जाता है इनपुट वोल्टेज। तो ज्यादा कौन सा वोल्टेज आ रहा है, आप बोलेंगे सर इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, जबकि आउटपुट वोल्टेज क्या है, कम है। तो ऐसा आंसर कौन सा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, मुझे बताओ कौन सा वाला ऑप्शन है जिसमें इनपुट वोल्टेज ज्यादा है और आउटपुट वोल्टेज कम है। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, यानी आउटपुट वोल्टेज लोअर देन द इनपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम होगा किससे, इनपुट वोल्टेज से। तो ये बात आपको समझाना चाह रहा है। अब बेटा कम से कम अब याद हो जाना चाहिए भाई, स्टेप डाउन का मतलब कम करना, कम करने का मतलब ये कि पहला वाला ज्यादा होगा, बाद वाला कम होगा। पहला वाला ज्यादा होने का मतलब इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, आउटपुट वोल्टेज कम होगा। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन।
बिकॉज आप सॉफ्ट, याद है ना मैंने भी स्टार्टिंग में डायग्राम बनाई थी, आप इस तरीके का कोर बनाते हो, मतलब ये मेटेलिक आयरन फ्रेम बना हुआ होता है, आयरन का एक फ्रेम होता है, ये कहलाता है बेटा आयरन कोर। ये जो कोर होता है बेटा बना हुआ, ये आप आयरन का क्यों बनाते हो, तो इसका रीजन ये है कि आयरन इज अ गुड मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्योंकि ये जो दो कॉइल होती है ना बेटा आपके पास, ये कॉइल जो आपको नजर आ रही होती है, मैं अभी कॉइल बना देता हूँ। ये जो कॉइल नजर आ रही है बेटा, इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन हुआ हुआ है, ये कनेक्शन मैग्नेटिक कनेक्शन होता है। मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स मूव करता है एक कॉइल से दूसरे कॉइल तक। अब अगर आयरन अगर अच्छा मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तो आपकी प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये होता हुआ प्राइमरी से कहाँ पे जाएगा, सेकेंडरी पे जाएगा। तो ये इसका रीजन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको मिल गया। इसी से रिलेटेड एमसीक्यू नंबर 11 है। एमसीक्यू नंबर 11 पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लिंक प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल, विच टाइप ऑफ लिंक इज दिस। ये किस तरह का लिंक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही जवाब आपको दे दिया था। बेटा ये जो लिंक होता है ये मैग्नेटिक होता है। ये कोई हीट थोड़ी ट्रांसफर करता है, ना हीट ट्रांसफर करता है, ना चार्ज ट्रांसफर करता है, ना मैकेनिकल है। कोई मूव, मैकेनिकल का मतलब कोई रोटेशन थोड़ी हो रही है। ये जो आपका कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन होता है मैग्नेटिक। यानी मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से मूव करता है सेकेंडरी की तरफ। इस वजह से आप आयरन कोर यूज करते हो, ताकि क्योंकि उसकी गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा म्यूचुअल इंडक्शन किस चीज के अंदर होती है, पहला या दूसरा एमसीक्यू ही मैंने आपको इसका कराया। एसी जनरेटर में नहीं है, रेक्टिफायर में नहीं है। रेक्टिफायर का काम होता है बेटा एसी को कन्वर्ट करना डीसी के अंदर। डायनामो का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ये साइकिल्स वगैरह में, बचपन में अगर आपने साइकिल में लगा हुआ हो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। डायनामो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये साइकिल्स के अंदर लगा हुआ होता था, छोटी सी डिवाइस जो टायर के घूमने की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो प्रिंसिपल है वो आपके पास है कौन, सिंपल वर्ड्स में ट्रांसफॉर्मर। एमसीक्यू नंबर 13 पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। इन अ कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, क्या काम करता है। करंट मूव फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी वाइंडिंग विदाउट एनी चेंज। आप बोलेंगे सर नहीं, करंट तो मूव नहीं करता प्राइमरी से सेकेंडरी, बल्कि जो चीज चेंज होती है वो है ऑप्शन नंबर बी। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में आता है अगर आप क्या चेंज करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो। यही तो मैं अभी डायग्राम में ऊपर भी आपको समझा रहा था कि भाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से, ये जो एरो नजर आ रहे हैं, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से होता हुआ जा रहा है सेकेंडरी की तरफ। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आएगा, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल भी है। तो एमसीक्यू नंबर 13 का जो करेक्ट जवाब है वो है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। लास्ट के टू एमसीक्यूज हैं ट्रांसफार्मर के मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 14, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। भाई फिर स्टेप अप की बात आ गई है। स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब बढ़ाना। इसका मतलब ये होगा सर, ईएस ज्यादा होगा ईपी कम होगा, यानी पहले वाला कम होगा बाद वाला ज्यादा होगा। अगर ईएस ज्यादा होता है, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर ईएस ज्यादा है तो ज्यादा होगा एनएस, और करंट का रिलेशन इनवर्स होता है। यानी अगर ईएस ज्यादा है एनएस ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा कौन हो जाएगा, आईपी ज्यादा हो जाएगा। अब आप रिलेशन पहचान लो, कौन सा रिलेशन यहाँ पे करेक्ट नजर आ रहा है कि आईपी ज्यादा है आईएस से। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर नजर आ रहा है मुझे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखो, यही तो बोल रहा है आपको, आईपी ज्यादा है और आईएस क्या है, कम है। सिर्फ लिखने का तरीकेकार उलट है। इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, आईपी को राइट पे लिखा हुआ है, जबकि हमने आईपी को कहाँ पे लिखा हुआ है, आईपी को लेफ्ट पे लिखा हुआ है। लेकिन असल साइन वो सिंबल है कि ज्यादा कौन है, तो ज्यादा मेरे पास कौन है, आई। एमसीक्यू नंबर 15 आपके सामने नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कहा गया है, द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी कॉज बाय डैश। अच्छा, लेमिनेटेड का मतलब क्या है, लेमिनेटेड का मतलब भी आपको बता देते हैं। आपके पास जो आयरन कोर होता है, फिर बनाना पड़ेगा मुझे आयरन कोर। ये जो आयरन कोर होता है डिफरेंट आयरन की छोटी छोटी सी प्लेट से मिलके बना हुआ होता है। यानी इस तरह की प्लेट्स होती हैं, यानी इन बहुत सारी प्लेट्स को आप आपस में अटैच करते हो।
इस तरीके से। ये बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जिनको आप आपस में अटैच करते हो। ये जो प्लेट्स होती हैं बेटा, ये लैमिनेटेड हुई भी होती है। लैमिनेटेड का मतलब हर प्लेट के दरमियान कोई ना कोई इंसुलेटर रखा हुआ होता है, ताकि आपका जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर ना हो और आप इसको रिड्यूस कर सको। तो करेक्ट जवाब जो है बेटा इसका वो एडी करंट है। मिस्टेक हो गई थी शायद, मैंने ऑल ऑफ दिस आंसर लगा दिया था, मैंने एमसीक्यू सही से देखा नहीं, तो मुझे मेंशन कर दिया था। करेक्ट आंसर बेटा इसका यहाँ पे एडी करंट है। तो यहाँ पहुंच के चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए थे।